Hello students, this is Atul Sharma and today we are going to do the topic inflation. So to understand inflation, what we are going to do today is the meaning of inflation, goods and services, the base year. These are the fundamental concepts. उसके बाद हम करेंगे definition and types और inflation as an indicator and ideal situation. So these are the topics that we are going to do. और इन्फ्लेशन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में. इट कम्स एज अ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इकोनॉमी. क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में. और प्रीलिम्स में लाइक दे कुड आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डायनेमिक्स ऑफ इन्फ्लेशन with respect to growth and other things. In case of mains, we have inflation problems and the monetary policy and the other related things. So first of all, we will go for the inflation as a topic. So inflation, what is inflation? Inflation comes from inflate यानी कि फुलाव. ओके, जैसे कोई चीज छोटी है वो बड़ी हो जा रही है, ठीक है, एक फुलावट आ गई, इन्फ्लेट हो गई कोई चीज, है ना, पेट इन्फ्लेट हो जाता है. इसी तरह से अगर इसी का ऑपोजिट देखें तो डिफ्लेट. ठीक है, डिफ्लेट में क्या है, वही चीज रिवर्स हो जाती है, कोई चीज बड़ी है बट वो फिर पिचक करके छोटी हो जाती है. सो इन्फ्लेशन इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ रेजिंग द साइज, है ना, एंड साइज ऑफ व्हाट, मनी. क्योंकि इन्फ्लेशन जब इकोनॉमिक के टर्म्स में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं कि इट इज अबाउट द साइज, इंक्रीज इन द साइज ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. ठीक है, साइज ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. सो ये हुआ बेसिक ऑफ इन्फ्लेशन. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज हम देखते हैं, महंगाई भी बोलते हैं, है ना. तो महंगाई में क्या है, इट इज अबाउट द राइज इन प्राइसेस. प्राइस इंक्रीज हो गया, कोई चीज मान लो 10 रुपए की है, ठीक है, वो अगले साल 15 रुपए की हो गई. ठीक है, तो यहाँ पर कितने का इन्फ्लेशन हो गया, अबाउट 50%, है ना, 50% हो गया. बिकॉज 15 माइनस 10, द डिफरेंस इज 5 रुपए एंड 5 जो है वो 10 रुपए का 50% है, तो इंक्रीज हो 50%, है ना. तो बेसिकली देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइसेस. तो जो चीज हमें यहाँ पे समझनी है वो ये है कि प्राइस बढ़ रहे हैं किसी भी कमोडिटी के, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के, और वो क्या हो रहे हैं, जो चीज आप पहले 10 रुपए में खरीद पा रहे थे वो अब 15 रुपए में आ रही है ना. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, परचेजिंग पावर आपकी कम हो गई, है ना. जो चीज आप 10 रुपए में एक, मान लो 10 रुपए में 10 टॉफी आ रही थी, अब वो 15 रुपए में 10 टॉफी आ रही है ना. तो अब वही 10 रुपए, अब वो 10 टॉफी नहीं खरीद पा रहे, है ना. अगर हम एज कैलकुलेट करें, अगर इसको एक सिंप्लीफाइड वर्जन में करें, 10 रुपए से अगर मान लो इसको 20 रुपए कर दिया जाए, ठीक है, 10 to 20, तो देयर विल बी अ राइज ऑफ 100%, है ना. और यहाँ क्या होगा, कि 10 रुपए से 20 रुपए जब हो गया, ठीक है, 10 रुपए से 20 रुपए हो गया, तो अगर 10 रुपए में आपके 10 गुड्स आ जाते थे, ठीक है, 10 टॉफीज आ जाती थी, ठीक है, इक्लेयर्स टॉफी आ जाती थी, लेकिन अब 20 रुपए में ही वो 10 इक्लेयर्स टॉफी आ रही है, अब 20 रुपए में 10 टॉफीज आ रही है. ठीक है, तो अब प्रेजेंट टाइम में यही ये जो 10 रुपए हैं, अब ये कितना खरीद पाएंगे, ओनली 5 टॉफीज, है ना. हाफ हो गया, यहाँ पर जब अब डबल हो गया तो यहाँ पर हाफ हो गया. जो चीज 20 रुपए में अगर कोई चीज 10 आ रही है तो अंडरस्टूड है कि 10 रुपए में वो 5 आएगी, है ना. तो 5 टॉफीज अब आपके सामने क्या आ रही है, 5 टॉफीज. तो इसे कहते हैं डिक्लाइन, इसे कहते हैं फॉल इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी. ठीक है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी जब गिर जाती है उसी को कहते हैं इन्फ्लेशन. यानी इन्फ्लेशन जब होता है तो परचेजिंग पावर आपकी कमजोर हो जाती है, आपका रुपया कमजोर हो जाता है. ठीक है, यही चीज हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं इस चीज को, और हम आगे भी देखेंगे. ठीक है, तो ये हुआ बेसिक इन्फ्लेशन का मीनिंग. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, गुड्स क्या होते हैं, गुड्स आप बताइए क्या होते हैं, क्या लगता है आपको, है ना, थोड़ा सोचिए.
बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्लास के अंदर, सिर्फ मैं बताता ना रहूं, थोड़ा सा आप भी अपने माइंड पे जोर डालिए, और इससे क्या होगा कि आप एक अपने आप को इंटरेक्ट कर पाएंगे, इन्वॉल्व करेंगे क्लास में, ठीक है। अब गुड्स क्या होते हैं, कोई भी गुड्स, किसी भी तरह के गुड्स वो होते हैं फॉर द कंज्यूमर, है ना। कोई भी कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर क्या करता है, फाइनली कंज्यूम करता है इसको, फाइनल कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करता है। जैसे ये पेन है, अब मैं पार्टीज टू अ ट्रांजैक्शन, ठीक है, टू पार्टीज टू अ ट्रांजैक्शन, एक व्यक्ति देने वाला है, एक व्यक्ति लेने वाला है, तो यहाँ दो पार्टीज होती हैं जिनके बीच में ट्रांजैक्शन होता है। सर्विसेज क्या होती हैं, ट्रांजैक्शन होती है बेसिकली, है ना, किसी तरह की फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बैंकिंग सर्विसेज चाहिए तो आप क्या करोगे, बैंकर के पास जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक यहाँ पर एक पर्सन है, एक यहाँ पर्सन है, दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि देयर इज अ ट्रांजैक्शन, नो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन, नो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन मेनी टाइम्स। ज्यादातर क्या होता है कि डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं होता, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं होता, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो आपके पिताजी जाकर के सामान बाजार से लेके आए, बट आप कंज्यूम आप कर रहे हो, है ना, तो आप क्या होगा, आपका डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, आप खुद नहीं गए, आपने खुद ने अपनी जेब से पैसे निकाल के नहीं दिए, आपके पिताजी ने दिए, और वहां पर वो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन हुआ, है ना। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आप भी दुकान पे जाओ और वहां से कुछ खरीद के लाओ, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों हो सकता है ना, मेनी टाइम्स। यहाँ पर हमेशा ऑलवेज होता है, हमेशा क्या होगा, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन ही होगा, हमेशा डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज में बेसिक डिफरेंस और क्या हो सकता है, एक डिफरेंस ये होता है कि ये होते हैं टेंजिबल, ये टेंजिबल होते हैं, कोई चीज जिसे छुआ जा सकता है, टच किया जा सकता है, ठीक है। ये क्या होंगे, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल सर्विसेज, है ना, जैसे कि कोई भी सर्विसेज हो सकती है ना, जैसे कि एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन है, ठीक है, लीगल सर्विसेज है, ठीक है, बैंकिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये सारे तरह की कोई भी सर्विसेज हो सकती हैं। जबकि गुड्स में क्या होगा, गुड्स में क्या होगा हमारा, गुड्स, है ना, कोई भी आपके फूड आर्टिकल्स जिसको फाइनली कंज्यूम किया जाता है, टच किया जा सकता है इसको, है ना, कोई भी मर्चेंडाइज, ठीक है, किसी भी तरह के आर्टिकल्स, अलग अलग तरह के कंज्यूमर गुड्स, कुछ भी हो सकते हैं, मोबाइल फोन है आपका, कुछ भी, आप क्लोथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके टेंजिबल है, ये इंटेंजिबल है, ठीक है। और ये बेसिक एक थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया इन्फ्लेशन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको गुड्स एंड सर्विसेज में थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके बाद बेस ईयर, ठीक है। अब देखिए आपने ये देख लिया कि कोई भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, 10 रुपए से 20 रुपए हो गए, या किसी भी तरह से कुछ चेंज हो गया, तो आपने क्या किया, बेस ईयर जो है वहां पर मेजरमेंट के लिए हमें थोड़ा बेस ईयर के कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए। जब हम मेजरमेंट अभी इसमें नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बेस ईयर को थोड़ा समझ लेते हैं, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी वैल्यू जो होती है इन्फ्लेशन की, वो बेस ईयर से डिटरमिन होती है, ठीक है। तो मान लो 2012 में कोई प्राइस थे, किसी चीज के प्राइस थे 100 रुपए, ठीक है। 2015 में किसी चीज के प्राइस हुए 120 रुपए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 साल बाद क्या हो गया, 20% का इन्फ्लेशन दिख रहा है, 20% इन्फ्लेशन, ठीक है। तो हम बेस इसको लेके चल रहे हैं, इसलिए इसको कहेंगे बेस ईयर। जिस समय पे हम प्राइस को कांस्टेंट मानेंगे, क्या मानेंगे, कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट हो जाएगा कोई प्राइस, तो वहां पर क्या होगा, वो उसके लिए बेस बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, किसी भी साल के लिए, 2013 हो, 2014 हो, अलग अलग ईयर में वो उसके लिए बेस बनता जाएगा, ठीक है। मान लो 2013 में 105 रुपए हो गया, अगले में 110 रुपए हो गया, ठीक है। तो इस तरह से प्राइसेस बढ़ते रहे, और फाइनल अभी प्रेजेंट में अगर हम बेस कंपेयर करें तो वो 20% इंक्रीज देख रहे हैं, मिल रहा है। तो ये बेस ईयर इस तरह से देखा जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कब से कब तक का कितना अब तक इन्फ्लेशन हो गया, वो चीज़ देखते हैं,
ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि परचेजिंग पावर हमारी जो है वो कितनी गिर रही है, परचेजिंग पावर जो है वो वैल्यू कितनी गिर रही है, तो ये भी हमें पता चलता रहता है और हमें इससे बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगता है। तो अभी हम देखेंगे किन किन चीज़ों का अंदाज़ा लगता है। ठीक है, बेस ईयर को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक प्रीवियस बेस ईयर से हम नेक्स्ट ईयर को भी कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो अभी 2023 चल रहा है, तो 2022 में जो भी इन्फ्लेशन का रेट था या जो भी एक प्राइसेस थे, उससे नेक्स्ट प्राइसेस जब हम, जैसे मान लो 2022 में और एक है 2023, ठीक है, 2022 की जनवरी, 2023 की जनवरी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लो यहाँ पर किसी चीज़ के दाम जो है 10 रुपये थे, अब यहाँ 15 रुपये हो गए, ठीक है, जनवरी 2023, एक साल में आपको यहाँ दिख रहा है 50% का राइज, है ना, 50% का राइज दिख रहा है, वही चीज़ है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेट के लिए, इस प्राइस के लिए ये क्या हो गया, बेस ईयर, ये इसका बेस बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बेस ईयर को समझते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं डेफिनेशन एंड टाइप्स, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये एक बेसिक डेफिनेशन है इन्फ्लेशन की, ठीक है। तो महंगाई क्या है, इट इज अ सस्टेन्ड राइज, ठीक है। कोई भी एक लंबे समय तक का जो राइज होता है, लगातार जो राइज होता है, उसे ही कहते हैं सस्टेन्ड राइज। जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए कोई भी आप एक मैप बना करके देख सकते हैं, ये एक ग्राफ से हम देख सकते हैं एक सस्टेन्ड राइज है, ठीक है, पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, तो इसे कहेंगे ओवर टाइम, है ना, टाइम, एक तरफ आपका टाइम है, एक तरफ आपके प्राइसेस हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर सस्टेन्ड राइज है यहाँ पर, है ना, इसे ही कहेंगे इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन का कर्व है, इन्फ्लेशनरी कर्व है ना। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करेंगे, अगले पॉइंट पे चेक करेंगे, तो यहाँ से ये पार्ट चेंज, यहाँ पर चेंज दिख रहा है, इंक्रीमेंटल चेंज दिख रहा है, इससे क्या है कि ये इन्फ्लेशन कहलाएगा। इसके बाद जनरल लेवल की बात कर लेते हैं। व्हाट इज जनरल? जनरल का मतलब होता है मोस्ट, जनरल का मतलब होता है क्या, मोस्ट, ठीक है। मोस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई मार्केट में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज जो है इन्हीं के बारे में बात हो रही है, तो जनरल लेवल का मतलब मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, ज्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज के अगर प्राइस बढ़ जाएंगे तो ओवरऑल कहा जाएगा महंगाई बढ़ रही है ना, सस्टेन तरीके से अगर वो राइज हो रही है, ठीक है, ओवर टाइम। फिर इसी तरह से जो है आपका इकोनॉमी, ये भी एक टर्म है यहाँ पे, ठीक है। इसका एस्पेक्ट क्या है, इन इकोनॉमी यानी कि नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। नेशनल बाउंड्री मतलब ठीक है, ये इंडिया आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस बाउंड्री के अंदर, इन बाउंड्री के अंदर जो है आपकी जो भी पॉपुलेशन है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो भी ये गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इस बाउंड्री के अंदर जो है उसी को हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ, फॉर द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, टू मेजर द इन्फ्लेशन। तो हम इसी को देखेंगे। उसके अलावा इन एन ईयर क्या होता है, किसी भी फाइनेंशियल उसमें होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, इसमें होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है आपका, बेसिक, यानी किसी भी बजट में भी आप सुनते होंगे फाइनेंशियल ईयर, कोई भी बजट आता है तो फाइनेंशियल ईयर में ही उसको देखने को मिलता है ना। तो इसके अंदर क्या रहती है ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, है ना, ये बेसिक आपका रहता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, है ना। जो भी आपको चीज़ क्लैरिफाई ना हो, आप अपना डाउट लिख लें और फिर मैं जो है उसको क्लैरिफाई करूंगा इन द एंड, ठीक है। तो ये आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आ गई। अब देख लेते हैं टाइप्स,
टाइप्स क्या होती है, मेजरली टू टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स होती हैं इसमें, ठीक है। एक होता है डिमांड पुल और एक होता है कॉस्ट पुश, ठीक है। दो तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, ठीक है, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश, ठीक है। अब मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा सा, इस टाइप को समझाने के लिए थोड़ा सा अब हम और डीप जाएंगे, है ना, और डीप जाएंगे और इसको समझेंगे जरा। ठीक है, अब देखिए कोई भी इन्फ्लेशन होती है तो वो क्या होती है, बेसिकली इट इज अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अब हम डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल को थोड़ा देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर एक तरफ है डिमांड और एक तरफ है सप्लाई, ठीक है। डिमांड और सप्लाई है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि सप्लाई 10 चीज़ों की है, कोई 10 गुड्स हैं, पर 1000 लोग ऐसे हैं जो इसको खरीदना चाहते हैं, ठीक है, खरीदना चाहते हैं। अब क्या होगा, ये 1000 लोग जो हैं ये इसको खरीदने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसकी कीमत अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपये की है, मान लीजिए कि ये 10 पेन है, ठीक है, ये 10 पेन है, 100 रुपये इसकी कीमत है, 1000 लोग जो हैं वो इसको खरीदना चाहते हैं, 1000 लोग इसको खरीदना चाहते हैं, तो बहुत ही कम सप्लाई है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर एक को एक पेन चाहिए, है ना, तो लेकिन नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, जो भी इसका मैन्युफैक्चरर है वो 100 रुपये को कर देगा, मान लीजिए 1000 रुपये, ठीक है, वो बढ़ा देगा इसका प्राइस, भाई जो ज़्यादा देगा उसको मैं दे दूंगा, क्योंकि हर कोई चाहता है ना। तो यहाँ पर उसके हाथ में पावर आ गई कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा कि वो उसके प्राइसेस इंक्रीज होंगे, है ना, किसी भी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है ना, कहते हैं ना जो चीज़ बहुत कम होती है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वहाँ पर हम इसको इस तरह समझेंगे कि जिस चीज़ की वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है, जो चीज़ वैल्यू में कम जो चीज़ कम अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है ना, जैसे डायमंड है बहुत कम अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, या गोल्ड है तो बहुत कम अवेलेबल है, ठीक है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसलिए, ठीक है। प्रीशियस मेटल्स होते हैं, ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मौसम में आपके अगर कोई फसल हुई और बहुत ही कम फसल हुई तो वहाँ पर क्या होगा, एकदम से इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो अवेलेबिलिटी में कम है, ठीक है। तो और ये डिमांड क्यों है, अब हमें यहाँ समझना है डिमांड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। डिमांड यानी मांग, है ना, मांग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब हमारे पास होती है मनी से ही डिमांड होती है, लोगों के पास पैसा है तभी तो देने के लिए राजी हो रहे हैं, है ना, लोगों के पास पैसा है। अब वो पैसा कहाँ से आ रहा है, वो पैसा कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर आज मान लीजिए कि आपका लोन है, क्रेडिट जिसको बोलते हैं, उस लोन से आ सकता है, ठीक है, सैलरी या वेजेस ये हो सकती हैं, इस तरह की कोई भी सोर्स ऑफ मनी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर चीप लोन अगर है, चीप लोन है ना, चीप लोन है, बहुत सस्ते लोन है, तो लोग क्या करेंगे, लोन ले लेंगे और उनके पास पैसा आ जाएगा और वो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, चीज़ों के खरीदेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, है ना, उसको खरीदेंगे, खरीदेंगे चीज़ें, ठीक है। जबकि अगर किसी की व्यक्ति की सैलरी 10,000 रुपये है ना, 10,000 रुपये सैलरी है और अगर उसकी सैलरी 20,000 हो जाती है तो अभी वो छोटा फ़ोन लेके बैठा होता है, लेकिन अभी क्या करेगा, वो बड़ा फ़ोन लेने की कोशिश करेगा या कोई उतनी सुख सुविधाओं की चीज़ें खरीदेगा, है ना, दैट इज़ व्हाट इज मनी। उस मनी से क्या होता है, डिमांड। तो मार्केट में मनी की सप्लाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिमांड को लेकर के, ठीक है। और यहाँ पर सप्लाई कितनी कम है, अगर सप्लाई बढ़ जाए तो भी चीज़ें जाएंगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये जो पूरा डायनेमिक्स जो है इन दो चीज़ों का ही है कि यहाँ पर किस तरीके से डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बन रहा है। अगर ये बैलेंस नहीं है तो इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1000 पीपल है ना, तो अब यहाँ पर तो दाम बढ़ गए, ठीक है। तो अब हम जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इसी को ही कहते हैं डिमांड पुल, क्योंकि डिमांड जो है वो इन्फ्लेशन को पुल कर रही है, इसी को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। और ठीक है, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये पूरा एग्जांपल जो है ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन का है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई है कम, तो डिमांड ने क्या किया, सप्लाई यहाँ पर प्राइसेस को पुश कर दिया, डिमांड को पुल कर लिया, नीचे से ऊपर उठा लिया, समझ रहे हो, पुल ऊपर, नीचे से ऊपर उठाना, तो वो पुल कर लिया, तो यहाँ डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ कॉस्ट पुश क्या हो जाएगा,
कॉस्ट पुश के मामले में क्या होता है कि जो भी पेन होता है, अगर जो भी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, उस पेन को बनाने में बहुत सारी चीज़ें लगी, ठीक है, वो हम उसके प्रोडक्शन पे चले जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग पे चले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। कॉस्ट की बात हो रही है, ये कॉस्ट ही मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है। यहाँ कॉस्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट के बारे में बात हो रही है। बनाने में उसकी बनाने में कॉस्ट कितना लगा, ठीक है। आपने सुना होगा ना कॉस्ट एंड प्राइस, कॉस्ट एक होता है और एक होता है प्राइस, ठीक है। प्राइस वो होता है जो आपको सेल के वक्त देना होता है, यानी कि आप जो बाय करते हो जिस प्राइस पे, ठीक है, यहाँ पे इसे कहते हैं, ठीक है, आप जो बाय करते हो वो किसी प्राइस पे करते हो, है ना। आज ये पेन 10 रुपए का आया है तो वो 10 क्या है, इसका प्राइस है, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है। हो सकता है कि इसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ ये 10 रुपए का आया तो है, लेकिन बनाने में कितने लगे होंगे, बनाने में लगे होंगे हो सकता है 7 रुपए, है ना। तो उसका प्रोडक्शन, ये कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है। उसके ऊपर जो प्रॉफिट ऐड हो जाता है, इसमें प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, टैक्सेस ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ये सब ऐड हो जाता है तो प्राइस बन जाता है। तो इस तरीके से चीजें जो है ना, कॉस्ट प्लस प्राइस, कॉस्ट से प्राइस का वो आपका कॉन्सेप्ट होता है। तो अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में देखा हमने और क्या क्या चीजें हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में हो, है ना। जैसे इसका रॉ मटेरियल, ठीक है, लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं इनका भी अपना अपना कॉस्ट होता है, ठीक है। अगर ये महंगे हो जाएंगे तो आपका पेन का प्राइस महंगा हो जाएगा, पेन का प्राइस क्या हो जाएगा, महंगा। तो वहां उस जो वो महंगाई है उसे कहेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग महंगी होगी। फॉर एग्जांपल अगर लैंड है आपका, ठीक है, लैंड के दाम बढ़ गए, जहां पर भी आपका वो था, ठीक है, जहां पर भी आप लगाना चाह रहे तो वो लैंड महंगा मिला, इसकी वजह से पेन का प्राइस इंक्रीज हुआ। लेबर के वेजेस इंक्रीज हो गए, है ना, जो मजदूर हैं वो ज़्यादा सैलरी लेने लगे, सरकार ने मान लो वेज बैंड बढ़ा दिया, तो ऐसे में लेबर इंक्रीज हो गया। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल हो सकता है जिसमें लोन लेते हैं, है ना, लोन लेते हैं, ये लोन है, तो इस लोन में क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई ब्याज देना पड़ेगा। अगर कोई भी आप बोरोइंग करते हो, कोई अगर आप कॉस्ट कोई किसी तरह का अगर लोन लेते हो, किसी तरह का भी आप जैसे क्रेडिट उठाते हो, तो क्या होता है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना पड़ता है। अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया तो आपका क्या होगा, बहुत ही महंगा हो जाएगा, है ना। इसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप, अगर ये प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहे हैं तो ये प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ये क्या करेगा, ओवरऑल इंक्रीज कर देगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप में अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक, वो चीज़ें हो जाएंगी। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है ये आपका यहाँ पे देखने को मिला कॉस्ट पुश। ठीक है, तो आपने दो तरह की इन्फ्लेशन देखी। इसके बाद अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पास है इन्फ्लेशन एज एन इंडिकेटर एंड आइडियल सिचुएशन। तो देखिए आइडियल सिचुएशन को समझने के लिए इन्फ्लेशन को हमें समझना पड़ेगा कि बेसिकली 3 तरह के लेवल हो सकते हैं, ठीक है। देयर कुड बी हाई लेवल ऑफ प्राइसेस, देयर कुड बी लोअर लेवल ऑफ प्राइसेस, and there could be a stable prices, ठीक है। ये 3 तरह के प्राइसेस हो सकते हैं। हायर लेवल ऑफ प्राइसेस यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, क्या लगता है क्या होगा, लोगों की इनकम पे क्या असर पड़ेगा, है ना। बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है तो क्या होता है, कुछ आप खरीद नहीं पाते, है ना, आपकी परचेजिंग पावर डाउन हो गई। आप जो चीज़ खरीदना चाह रहे थे, दाल सब्जी, वो सब चीज़ महंगी हो रही है तो आप क्या करोगे, वो चीज़ें खाना कम कर दोगे, कहीं ना कहीं आपकी कंजम्पशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो हायर लेवल ऑफ प्राइसेस क्या होता है कि इम्पैक्ट ऑन द कंजम्पशन, और उसमें भी सबसे ज़्यादा किसके ऊपर पड़ेगा, स्पेशली द पुअर, जो गरीब लोग हैं सबसे ज़्यादा उन्हीं पे मार पड़ेगी। भाई अमीर तो उस इन्फ्लेशन को तो झेल लेगा ना आराम से, लेकिन यहाँ पर पुअर जो है वो नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि कंजम्पशन पैटर्न जो है, ये कंजम्पशन जो है चेंज हो जाएगा।
इम्पैक्ट पड़ेगा कंजम्पशन पे, और ये कंजम्पशन से डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, उन चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी, है ना। जिन चीज़ों के दाम ज़्यादा हैं उसको लेने ही कौन आएगा? महंगे आलू, महंगे प्याज, महंगे टमाटर कौन लेने जाएगा? कोई भी नहीं लेने जाएगा, तो डिमांड गिर जाएगी, है ना। आप कह सकते हो कंजम्पशन गिरेगी, डिमांड गिरेगी, और इससे क्या हो जाएगा? इस डिमांड गिरने से क्या हो जाएगा? इसके प्राइसेस गिरेंगे, प्राइसेस विल फॉल लेटर। थोड़े दिनों बाद जो क्या होगा, जब कोई लेने ही नहीं आएगा तो प्राइसेस धीरे धीरे गिरने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक पैटर्न रहता है, जनरल पैटर्न। फिर लोअर लेवल ऑफ प्राइस, मंदी आ गई, बहुत ही ज़्यादा कम हो गए प्राइसेस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम हो गए प्राइसेस, तो क्या होगा? ठीक है, कोई अब क्या होगा? बहुत ज़्यादा कम हो गई, तो इसका अंडरस्टूड है कि अब यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, प्रोडक्शन इम्पैक्टेड। ठीक है, प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो जाएगा। कोई भी एक जो प्रोड्यूसर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, वो क्या करता है? वो आपकी कोई भी प्रोड्यूस बनाता है तो वो एक प्रॉफिट मार्जिन सोच के बनाता है कि भाई अभी दाम ये चल रहे हैं, कॉस्ट तो मेरी इतनी आएगी, इतना मेरा मार्जिन बन जाएगा, है ना। जैसे मान लो एक कोई 7 रुपये का पेन है, 7 रुपये में बनने वाला पेन है, उसकी कीमत कोई 10 रुपये रख दे। ठीक है, तो यहाँ पर उसको एक कुछ प्रॉफिट मार्जिन बन जाएगा, है ना, 3 रुपये का। तो अराउंड 25-30%, है ना, अराउंड ये लगा लो आप 50-45% का यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है ना। 3 रुपीज़ इंक्रीज हो गया तो अराउंड 40-45% का बन रहा है। तो ये मार्जिन अगर कम होता है ना, अगर ये 7 रुपये में बनने वाला जो कॉस्ट है और 10 रुपये का जो प्राइस है, इस पे प्रॉफिट अगर ये है, ठीक है, अगर ये प्रॉफिट है तो क्या होगा? इस बात से क्लियर पता चल रहा है कि अगर ये प्राइस गिरे मार्केट में, बहुत ज़्यादा पेन आ गए, मान लीजिए अगर ये पेन के बारे में है और मार्केट में बहुत ज़्यादा सस्ते पेन आ गए, जैसे चाइनीज़ पेन भी आप देखने को मिलते हैं 2-2 रुपये के आ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ 2 रुपये ही पेन आ गए, तो उससे क्या होगा? अब यहाँ पर जो प्राइस है, ये प्राइस गिर जाएगा। ये प्राइस क्या हो जाएगा? 5 रुपये के एवरेज पे आ गया। ज़्यादातर पेन क्या हो रहे हैं? 5 रुपये में बिक रहे हैं, तो 10 रुपये वाला पेन कौन खरीदेगा? जो भी 10 रुपये वाला पेन है वो उसको अपने दाम गिराने पड़ेंगे कॉम्पिटिटिव रहने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा? 5 रुपये का पेन हो जाएगा, और 5 रुपये का पेन है, और यहाँ पर कॉस्ट आ रही है अभी भी 7 रुपये। कॉस्ट क्या आ रही है? 7 रुपये की आ रही है। कॉस्ट 7 रुपये की आ रही है, तो इससे क्या होगा? यहाँ पर कहीं ना कहीं अब लॉस होना शुरू हो गया। कि लॉस किसी चीज़ होगी, और लॉस होगा तो कोई भी प्रोड्यूस करना नहीं प्रोड्यूस करेगा, है ना। कोई भी अपना प्रोडक्शन नहीं करेगा, कोई भी कहीं ना कहीं वो लोग जो महंगा बेच रहे थे वो लोग प्रोडक्शन बंद कर देंगे, है ना, क्योंकि कोई भी लॉस पे नहीं चलाना चाहता। अंडरस्टूड है ना। तो इस तरीके से, और जब प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो जाएगा तो इससे भी कहीं ना कहीं जो है एक प्रकार से क्या हो जाएगा? एक जो है पूरी की पूरी इकोनॉमी में एक डिप्रेशन की स्थिति, डिप्रेशन या रिसेशन, ये स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे इम्पैक्ट होता है ग्रोथ। यहाँ पर ग्रोथ इम्पैक्ट हो जाएगी आपकी, है ना। ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ग्रोथ को मैं एक छोटे शब्दों में कहूँ तो क्या होगा? एक द इंक्रीज इन द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी इन अ ईयर। ठीक है, एक साल में जितने भी गुड्स एंड प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उसमें जो इंक्रीज होती है ओवर द ईयर, उसे ही कहते हैं ग्रोथ। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर हम उसमें परसेंटेज इंक्रीज देख लेते हैं, तो उसे कहते हैं ग्रोथ। ठीक है, स्टेबल प्राइसेस क्या होंगे? ये है हमारी आइडियल सिचुएशन। आइडियल, ठीक है, आइडियल सिचुएशन है। तो क्या आइडियल का मतलब क्या? भाई डिमांड और सप्लाई मैच हो। हमें बेसिकली क्या है? डिमांड मैचेस द सप्लाई, डिमांड मैचेस द सप्लाई। ये है आइडियल सिचुएशन, जिसमें प्राइसेस रहेंगे स्टेबल। ठीक है, यही हमें चाहिए होता है। क्यों? कि भाई अगर 1000 रुपये 1000 लोग डिमांड कर रहे हैं 1000 पेन की, तो सिर्फ पेन 10 ना हो, पेन कितने हों? 1000 पेन हो। ठीक है, 1000 पीपल के लिए 1000 पेन अवेलेबल होने चाहिए, तभी प्राइस स्टेबल रहेगा, है ना। जो 10 रुपये का पेन है वो 10 ही रुपये का बना रहेगा, अगर उतने लोगों को ही रिक्वायरमेंट है उतने पेन की, है ना। क्योंकि आपको क्या करना पड़ रहा है? ना तो आपको दाम बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है,
क्योंकि डिमांड ही उतनी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बढ़ाओ, है ना, क्योंकि सप्लाई सफिशिएंट है। और आपको क्या है कि एकदम से ऐसा भी नहीं है कि खरीदने वाले नहीं है कि आपको दाम गिराना पड़े, बहुत ही कम डिमांड हो ऐसा भी नहीं है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए ऐसा भी नहीं है ना, कि दाम भी गिर जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये सब स्टेबल प्राइसेस बने रहेंगे। तो यही हमें एक ग्रोथ के लिए चाहिए भी होता है, एक अच्छी ग्रोथ के लिए हमें इसकी ज़रूरत